अगर मैं आपसे यह सवाल करूं कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो आपका जवाब होगा कि एक बक्सा है और उस बक्से के अंदर अलग अलग प्रकार की आकृति है। अब कल्पना कीजिए कि इस बक्से में आकृति में कुछ ऑपरेशन हो रहा है, संक्रिया हो रहा है, और उस संक्रिया से फिर कुछ अलग प्रकार की आकृति बन जा रही है, या उसी प्रकार की, जैसे कि मान लीजिए गोल आप आकृति देख रहे हैं और अलग अलग साइज में देख रहे हैं, तो एक गोला दूसरे गोला से संक्रिया करके कुछ अलग प्रकार का बड़ा गोला या छोटा गोला बना दिया। या आप आयत देख रहे हैं तो एक आयत दूसरे आयत से संक्रिया करके कुछ उससे बड़ा या छोटा आयत बना दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दो आकृति आपस में संक्रिया किया और कुछ अलग ही प्रकार का आकृति का निर्माण हो गया, जैसे कि ये सारे पैर वाले, यहाँ पर कोई पैर वाला नहीं है और यहाँ पर पैर वाले आकृति बन गए। तो संख्याओं में इसी प्रकार का हम लोग आज पढ़ाई करेंगे कि दो संख्याओं में आपस में संक्रिया करेंगे तो क्या होगा। इसी के बारे में आज की हमारी कक्षा है। आगे बढ़ने से पहले एक रिवीजन, जो हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ाई किए थे। हम लोगों ने जाना था अलग अलग प्रकार के 4 संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्या, और उनके महत्व के बारे में संख्या रेखा पर उनको दर्शाने के लिए भी सीखा था, और शून्य का गणना में क्या महत्व है यह भी जाना था। परिमेय संख्या में हर शून्य क्यों नहीं होता है यह भी समझा था, और दो परिमेय संख्या के मध्य में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है यह भी जाना था। इन सारे प्रश्नों का जवाब के बारे में आप सोचें और अपने कॉपी में लिखें या कमेंट करें। आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं। आपका समय पूरा हो गया। उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों का जवाब आप लोग निकाल लिए होंगे। सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार की संख्याएं। तो हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े थे, प्राकृत संख्या जो कि 1, 2, 3 से शुरू होता है, और एक ऐसा परिस्थिति जिसमें कि कुछ गणना करना ही ना हो तब शून्य आया था, और शून्य को मिलाकर के पूर्ण संख्या वो हुए, जिसको कि अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। और शून्य के वजह से ही गणना संभव हो पाया, क्योंकि पहले हम लोग ऐसे करके 9 तक गए और 9 के बाद शून्य के वजह से ही हम 10 बनाए, फिर 11 बनाए, और यही शून्य से लेकर 9 तक की संख्याओं के वजह से हम लोग सारा संख्या का निर्माण कर सके और गिनती कर पाए। फिर पूर्णांक आए, जब ऐसा परिस्थिति हो कि हमें कोई चीज आगे भी गिनना हो पीछे भी गिनना हो,
समुद्र तल में अगर जाते हैं तो ऊपर भी गिनना हो, नीचे भी गिनती करना हो, तब पूर्णांक का जरूरत पड़ता है। परिमेय संख्या, जब कोई चीज पूरी तरह से गिनती नहीं करना हो, उसका एक भाग, एक अंश का गिनती करना हो, तब परिमेय संख्या का महत्व आता है। तो ये 4 प्रकार की संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे और उनका दैनिक जीवन पर महत्व पढ़े थे। शून्य का गणना का महत्व भी रिवीजन हो गया। और संख्या रेखा पर संख्या को कैसे दर्शाते हैं, तो मध्य में शून्य लेते हैं। शून्य कैसा संख्या है? शून्य उदासीन संख्या है। यह न तो पॉजिटिव है न नेगेटिव है, न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। और उसके इधर दाएं तरफ हम जाते हैं तो धनात्मक संख्या मिलती है जिसको कि प्राकृत संख्या कहते हैं, और बाएं तरफ अगर जाते हैं तो ऋणात्मक संख्या मिलती है जिसको कि ये प्राकृत संख्या और शून्य के साथ मिलाते हुए हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ये पूरा पूर्णांक हो गया। और ये प्राकृत संख्या, शून्य मिला दें तो पूर्ण संख्या और पूरा पूर्णांक, और इनके बीच भी अगर संख्या को जो है p/q के फॉर्म में अगर हम उनको भी ले लें तो परिमेय संख्या हो गया। तो संख्या रेखा पर इस तरह से हम लोग दर्शाना सीखे थे। अब क्यों 0 नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी संख्या को हम लोग शून्य से भाग नहीं दे सकते, ये परिभाषित नहीं है। इसलिए चूंकि q 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए हर 0 नहीं हो सकता। और कोई भी 2 परिमेय संख्या के मध्य में अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत संख्या हो सकती है। तो ये सारे के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़े थे। अगर आप इसमें से कुछ भूल रहे हैं तो दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। अब आज की कक्षा, आज हम लोग संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज के बारे में। उसमें हम लोग आज समृद्ध या समरक नियम के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है ये समरक नियम और समृद्ध नियम? और ये समरक नियम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, इन सब पर किस प्रकार से लागू होता है, यह आज हम लोग जानेंगे। कक्षा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार कुछ मुख्य बिंदु जो पिछली कक्षा से संबंधित है। यह आप देख रहे हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा के मध्य में शून्य होता है, और शून्य से जैसे ही अगर हम इस तरफ बढ़ें, दाएं तरफ, तो हमें धनात्मक संख्या मिलती है। शून्य से अगर हम दाएं तरफ बढ़ें तो धनात्मक संख्या मिलेंगी, और शून्य से अगर हम बाएं तरफ जाएं तो ऋणात्मक संख्या मिलेंगी। और हम किसी भी जगह पर अगर रहें, किसी भी जगह पर, मान लीजिए कि हम यहां पर हैं, तो इसके दाएं तरफ जो संख्या होगी वो उससे बड़ी होगी और बाएं तरफ जो संख्या होगी उससे छोटी होगी। एक हल्का सा भी, एक जरा सा भी हम इसके आगे बढ़ जाएं तो वो संख्या उससे बड़ी होगी, और उसके पीछे आ जाए, बाएं तरफ आ जाए, छोटी है। ये कहीं भी हम खड़े रहें, चाहे हम वहां पे खड़े रहें, चाहे हम यहाँ पर खड़े रहें, यहाँ पर हैं, इससे थोड़ा सा इधर आगे बढ़ जाए, हल्का सा भी, तो हल्का सा भी मतलब ये नहीं समझिएगा -3 पे तो -2, -3 से हल्का सा आगे बढ़ने पर कोई एक परिमेय संख्या हमें मिल सकता है, या अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग अगली कक्षा आगे पढ़ाई करेंगे 9वीं क्लास में। और थोड़ा सा भी अगर हम बाएं तरफ जाते हैं तो इससे छोटी संख्या मिलेंगी। तो 1 से लेकर इस तरफ पर जो हम बढ़ रहे हैं, एक एक यूनिट की दूरी पर, एक एक के गैप पर, ये सारी संख्या जो है ये प्राकृत संख्या होगी। और उसमें अगर हम शून्य को भी मिला दें
तो ये सारी संख्या का जो सेट होगा, जो समुच्चय कहलाएगा, वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। और शून्य से अगर हम बाएं तरफ चले जाएं, ये -1, -2, -3, -4, -5 ये सारे को भी ले लें, और जो पहले से थे 0, 1, 2, 3, 4 ये सब को ले लें और एकदम इस तरफ पूरा चले जाएं, उस तरफ पूरा चले जाएं, तो जो संख्या का समुच्चय मिलेगा वो पूर्णांक संख्या कहलाएगा। और इन संख्याओं के बीच में भी तो संख्याएं हैं जो p बाय क्यू के फॉर्म में हैं, जैसे कि 1 और 2 के बीच में हो गया 5/2, 3/2, सॉरी 3/2, 2 और 3 के बीच में हो गया एकदम पूरी बीच में 5/2। तो ये सारी संख्याएं जो है, ये सारी संख्याएं को भी अगर हम ले लें तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या जो है वो इंग्लिश में उसको रैशनल नंबर कहते हैं, और यहां से परिमेय संख्या का जो नाम पड़ा उसको हम लोग समझ सकते हैं। परिमेय संख्या मतलब जो अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग रैशनल नंबर, तो इस शब्द में रेशियो वर्ड है। रेशियो मतलब क्या होता है? दो चीज का तुलना, अनुपात, जैसे कि 4:5। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 4/5 इस प्रकार से। तो रैशनल नंबर में रेशियो वर्ड है, और रेशियो वर्ड से हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों p बाय क्यू के फॉर्म में जो संख्या होती है उसको रैशनल नंबर कहते हैं, और वहां से ये इसका ये नाम पड़ा। ये रैशनल लैटिन वर्ड रेशियो से रैशनल नाम पड़ा। अब हम लोग नंबर लाइन पे रिवीजन कर लिया, इसी चीज को हम लोग वेन डायग्राम में देखते हैं। तो नेचुरल नंबर का जो समुच्चय है वो 1, 2, 3, 4 से शुरू होता है। अब इसमें अगर एक संख्या और मिला दे शून्य, एक संख्या और मिला दे शून्य, तो जो संख्या होगी वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। ये पूरा पूर्ण संख्या कहलाएगी। इसमें नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4 पहले से है ही, इसमें से अलग से शून्य का मिलान कर दें तो ये पूर्ण संख्या का समुच्चय हो जाएगा। अब इसमें अगर ऋणात्मक संख्या भी ले लें, -1, -2, -3, -1, -2, -3 ये सब भी ले लें, अगर शून्य तो यहाँ पहले से था ही, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर था, अब इसमें -1, -2 भी ले लें तो ये जो समुच्चय होगा वो पूर्णांक कहलाएगा। अब इन संख्याओं के बीच में जो p बाय क्यू के फॉर्म में संख्या है, जो कि एक भाग कहा जा सकता है, जैसे 3/2, 5/2, कुछ भी, 2/3, 11/4, सिर्फ शर्त यह है कि हर इसका शून्य नहीं होगा। p बाय क्यू के फॉर्म में लिखेंगे लेकिन q शून्य के बराबर नहीं होगा, तो वो सारी संख्याएं जो है वो परिमेय संख्या कहलाएगी, और वो सबसे बड़ा सेट हो गया, क्योंकि ये जो भी प्राकृत संख्या है वो परिमेय संख्या होंगी। क्यों? जैसे 4 ले लीजिए, 4 को आप 4/1 लिख सकते हैं, 6 को आप 6/1 लिख सकते हैं। तो हर सारी संख्याएं, सारी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या तो है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका परिमेय संख्या है वो प्राकृत संख्या होगा। जैसे कि 2/3 जो है वो परिमेय संख्या तो है, लेकिन वो प्राकृत संख्या नहीं। प्राकृत संख्या एक यूनिट के दूरी पर है, आपका सेट बनता है, जैसे 1, 2, 3, इसके बीच वाली संख्या का उसमें गणना नहीं किया जाता है, बीच वाली संख्या वो परिमेय संख्या में आती है। तो इसलिए परिमेय संख्या का समुच्चय सबसे बड़ा है और बाकी समुच्चय उसके अंदर है। अब हम लोग संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो संख्याएं हैं
वो अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह से कार्य करती हैं, किस तरह से उनका व्यवहार है। और आज का कक्षा में हम लोग समृद्ध या संवरक नियम के बारे में जानेंगे। तो समृद्ध या संवरक शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये दोनों शब्द संस्कृत से आए हैं और इसका अर्थ होता है साथ, सम्मिलित, और वृत्त मतलब घेरना, और वर मतलब ढकना या छिपाना। तो ये शब्द का जो अर्थ है, यहां से ही हम इस नियम के गहराई में जा सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये नियम क्या कहना चाहता है और संख्याओं पर किस तरह की क्रिया पर किस तरह का परिणाम आएगा। तो हम ये कह पाएंगे कि यह संवरक नियम को पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। कल्पना कीजिए कि ये एक समुच्चय है किसी भी संख्या का। ये प्राकृत संख्या हो सकता है, ये पूर्ण संख्या हो सकता है, परिमेय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसके अंदर जो है उसी प्रकार की एक ही प्रकार की संख्या है। अगर प्राकृत है कि तो सारी की सारी प्राकृत है, अगर पूर्ण है तो सारी की सारी पूर्ण है, परिमेय सारी सारी पूर्ण है। अगर परिमेय है तब तो उसके अंदर प्राकृत हो ही जाएगा, लेकिन अगर प्राकृत है तो परिमेय नहीं होगा, ये तो स्पष्ट है ही। लेकिन आप इस समुच्चय को ऐसा समझिए कि एक ही प्रकार की संख्या का समुच्चय है। तो एक प्रकार की संख्याओं का यहां पर सम्मेलन है, साथ हैं वो सारी संख्या, और एक घेरे के अंदर बंद है। अब इसके अंदर कल्पना कीजिए कि कुछ संक्रिया हो रहा है। कोई दो संख्या ले लीजिए, इसके अंदर का कोई दो संख्या ले लीजिए, मान लीजिए ये एक संख्या हो गया और ये दूसरा संख्या हो गया, और इनके बीच में संक्रिया हम कर रहे हैं। किस प्रकार का संक्रिया? जो आप गणित में पहले से पढ़ते हुए आए हैं, जोड़ घटाव गुना भाग का, ये हम संक्रिया कर रहे हैं इनके ऊपर। तो ये दो संख्या में अगर हम संक्रिया करेंगे जोड़ घटाव गुना भाग का, तो एक अलग संख्या हमको मिलेगा। अगर वो संख्या इसी घेरे के अंदर का कोई संख्या होगा, कहने का मतलब है कि उसी प्रकार का संख्या होगा, तब तो हम कहेंगे कि ये समुच्चय जो है, ये जो संख्या का समुच्चय है, उस संक्रिया के लिए, किस संक्रिया के लिए, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुना हो, चाहे भाग हो, उस संक्रिया के लिए समृद्ध नियम का पालन करता है। नहीं तो अगर कुछ अलग प्रकार का संख्या मिल गया, कहने का मतलब ये एक दूसरा प्रकार का संख्या मिल गया जो घेरे के बाहर है। घेरे के बाहर मतलब कुछ और प्रकार का संख्या हो गया कि प्राकृत संख्या में आपस में संक्रिया की है और हमको पूर्ण संख्या मिल गया या हमको पूर्णांक मिल गया। तो एक अलग प्रकार का अगर संख्या मिल जा रहा है तो हम कहेंगे वो समृद्ध नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो अगर आप समृद्ध और संवरक शब्द का अर्थ समझ रहे हैं तो आप आगे अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये नियम किस तरह से संख्याओं पर अपना पालन होने पर उसको समृद्ध नियम पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा कहना उचित होगा या नहीं होगा। तो ये जो समृद्ध है, ये संवरक है, ये दो चीज को दर्शाता है। पहला, पूर्णता। अगर मान लिया जाए कि इस समुच्चय के अंदर कोई दो संख्या लें और उसमें कोई संक्रिया करें हम, और इसके अंदर ही का ही कोई संख्या प्राप्त हो रहा है, तो यानी कि वो पूर्ण है, मतलब वो घेरे के अंदर ही हमको परिणाम देगा, बाहर नहीं देगा। तो एक तरह से वो समुच्चय अपने आप में पूर्ण होगा। दूसरा एक चीज और ये दर्शा रहा है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं कि दो संख्या अगर इस घेरे के अंदर का लेंगे, इस समुच्चय के अंदर का लेंगे, इसी घेरे के अंदर का मिलेगा। अगर ये कब होगा? जब वो समृद्ध या संवरक नियम का पालन करेगा। तो एक एक करके हम लोग अलग अलग संख्याओं पर यह देखते हैं कि वो समृद्ध या संवरक नियम का पालन
अलग अलग संख्या जोड़ घटाव गुना भाग में करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर से, और संक्रिया लेते हैं जोड़ का, और इसको संख्या रेखा पर भी समझते हुए चलते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं 1 जोड़ 2 बराबर 3, तो 1 कहां पर है, यहां पर है, और उसमें अगर 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ने का मतलब कि ये 1 यूनिट दूरी हुआ, और इसमें 2 जोड़ रहे हैं मतलब 2 इकाई, इस तरह का 2 इकाई और आगे बढ़ना है, 1 और 2, तो हम कहां पर पहुंचे, 3 पर। तो 1 और 2 जोड़ने से जो जहां हम पहुंचे 3, वो कैसा संख्या है, वो प्राकृत संख्या ही है ना, तो ये समृद्ध नियम का पालन कर रहा है, ये समृद्ध नियम का पालन कर रहा है। तो अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, आप कोई भी प्राकृत संख्या आपका जो होगा वो यहां से शुरू होगा 1 से, अगर आप इसमें कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो उस जोड़ने से क्या होगा, वो संख्या दाएं तरफ का ही कोई और संख्या मिलेगा, उसमें जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ेंगे, कम से कम कितना, 1 तो जोड़ेंगे ही, तो 1 कदम आगे बढ़ेगा अगर दाएं तरफ, तो इस तरफ दाएं तरफ सारी की सारी संख्या कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो 1 कदम भी आगे इधर बढ़ा तो हमको कौन सा नया संख्या मिल जाएगा, प्राकृत संख्या होगा। यानी कि हर परिस्थिति में प्राकृत संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 2 प्राकृत संख्या लेंगे, उनको आपस में जोड़ेंगे, तो तीसरा जो परिणाम के तौर पर हमें संख्या मिलेगा वो कैसी संख्या होगी, वो प्राकृत संख्या होगी। अब व्यकलन यानी कि घटाव, व्यकलन शब्द अगर आपको लग रहा होगा कि नया तरह से, तो इसको आप व्यय से तुलना करके देखिए। व्यय हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग कोई चीज़ खर्च करते हैं, और खर्च करना मतलब घटना, तो व्यकलन घटाव होता है। तो इसमें देखते हैं प्राकृत संख्या समृद्ध नियम का पालन करता है या नहीं करता है। तो हम लोग संख्या लिए 5 और उसमें घटा रहे हैं 4, मतलब 5 से हम लोग 4 कदम पीछे जाएंगे, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, तुम कहां पहुंचे, 1 पर। और 5 क्या है, प्राकृत संख्या, 4 क्या है, प्राकृत संख्या, दोनों में संक्रिया किए, घटाने का परिणाम हमको क्या मिला, 1। 1 क्या है, प्राकृत संख्या। तो आपको लग रहा होगा कि घटाने के केस में, व्यकलन के केस में भी प्राकृत संख्या समृद्ध नियम का पालन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 5 में 4 घटाए, अगर मान लीजिए आप 5 में 7 घटा देते तो आप 2 कदम और पीछे जाते और आपको मिलता -1। और 5 प्राकृत संख्या है, 7 भी प्राकृत संख्या है, लेकिन -1 पूर्णांक है। तो 2 प्राकृत संख्या पे व्यकलन का संक्रिया किए और परिणाम में हमको क्या मिल गया, एक पूर्णांक संख्या मिल गया। तो यह समृद्ध नियम का पालन नहीं कर रहा है। स्पष्ट है। अब गुना के केस में देखते हैं। जैसे 2 लिए और गुना 2 किए, 2 गुना 2 का क्या मतलब हुआ कि 2 को 2 बार संख्या रेखा पे आगे बढ़ना है। तो एक बार बढ़ेंगे तो 2 पर ही पहुंचेंगे, और एक बार और बढ़ेंगे तो इतना ही दूरी एक बार और आगे बढ़ेंगे तो कहां पर पहुंचे, 4 पर। तो 4 क्या है, प्राकृत संख्या है, 2 भी प्राकृत, 2 भी प्राकृत और 4 भी प्राकृत। तो गुणन के मामले में प्राकृत संख्या समृद्ध नियम का पालन करती है, और कोई भी प्राकृत संख्या गुणन के केस में हमेशा समृद्ध नियम का पालन करेगी। इस बात को ऐसे समझिए, आप कोई भी संख्या लेते हैं,
आप एक भी लेते हैं और गुना एक भी करते हैं तो कहां पर जाएगा, यहीं पर रह जाएगा। एक को सिर्फ एक बार आप कहना चाह रहे हैं तो वो यहीं पर रह जाएगा। और अगर इससे ज्यादा कुछ भी गुना करेंगे तो इधर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ेंगे, और इधर आगे की तरफ अगर दाएं तरफ आप कहीं भी जाते हैं तो आपको कैसा संख्या मिलता है, प्राकृत संख्या मिलता है। और गुना क्या है, एक तरह से जोड़ ही तो है। 2 गुना 2 मतलब क्या हुआ, 2 प्लस 2। 2 गुना 3 रहता है तो क्या हो जाता है, 2 प्लस 2 प्लस 2। यही तो है गुना। गुना एक प्रकार का जोड़ ही है। तो अगर जोड़ के मामले में समृद्ध नियम का पालन कर रहा है तो गुना के मामले में भी करेगा। अब भाग मतलब विभाजन करना। तो जैसे कि मान लीजिए यहां पर 6 है और उसको 3 से भाग दे रहे हैं, मतलब ये पूरा दूरी को जो यहां से लेकर यहां तक है उसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, और हर टुकड़ा कितने का होगा, 3 यूनिट का होगा। तो कितने टुकड़े हुए, यही भाग का परिणाम है। एक 3 यहां पर, एक 3 टुकड़ा यहां पर, तो कितने हुए, 2 हुए। और 2 क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो आपको लग रहा होगा कि ये भी प्राकृत, ये भी प्राकृत और 2 भी प्राकृत। तो भाग के मामले में प्राकृत संख्या समृद्ध नियम का पालन कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सोचिए जरा, अगर 6 को हम 3 से भाग दिए, अगर यही 6 को हम मान लीजिए 4 से भाग देते, तब क्या होता, तब ये दूरी को हम तो ये दूरी को हम 4 बराबर टुकड़ों में तोड़ रहे होते। ये पूरा दूरी है, इसको 4 बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ रहे होते। अब ये प्राकृत संख्या को लेकर तो संभव नहीं है, ये इसके लिए हमको परिमेय संख्या ही लेना पड़ेगा कि एक इतना लिए हम पहला दूरी, एक और 2 के बीच में आधा, मतलब 3/2। इतना अगर एक दूरी लेते हैं तो दूसरा दूरी हम कहां पर पहुंच जाएंगे, अगर इतना हम एक दूरी लेते हैं तो दूसरा दूरी यहां से 3 पर पहुंच जाएंगे, तीसरा दूरी यहां पर पहुंचेंगे, और चौथा दूरी लेने पर हम 6 पर पहुंच जाएंगे। तब हमारा 6/4 का बात बनेगा। ठीक, तो हमारा उत्तर आएगा 6/4 यानी कि 3/2। तो 3/2 अगर हम लेते हैं तो वो दूरी 4 बार लेने पर हम 6 पर पहुंचेंगे। आपका यही तो मतलब हुआ। हम लोग ये सब पिछली कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो 3/2 जो है वो कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। 6 कैसा संख्या है, प्राकृत संख्या है। 4 भी प्राकृत संख्या है, लेकिन 3/2 एक परिमेय संख्या मिला। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि 2 प्राकृत संख्या पर में भाग का हम संक्रिया करें तो हमें परिणाम के तौर पर एक प्राकृत संख्या ही मिले। हमें परिमेय संख्या भी मिल सकता है। और कोई भी नियम अगर एक भी परिस्थिति में उस नियम का पालन नहीं हो पाता है तो वो नियम हम कहेंगे कि उसका पालन नहीं हो सकता। अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में सिर्फ एक संख्या और आ जाता है, शून्य। हालांकि एक आता है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। शून्य अगर नहीं होता तो गिनती संभव नहीं था। और शून्य का खोज कहां हुआ है, अपने देश भारत में। तो 4 है और 4 में हम शून्य जोड़ते हैं, मतलब कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, कुछ भी नहीं जोड़ते हैं तो हम कहां पर पहुंचेंगे, 4 पर हैं और 4 पर ही पहुंचेंगे। और 4 पूर्ण संख्या है, शून्य भी पूर्ण संख्या है, और जो परिणाम मिला 4 वो भी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या योग के केस में, जोड़ के केस में समृद्ध नियम का पालन करेगी।
किसी भी संख्या में शून्य जोड़ देंगे तो वहीं पर आ जाएगा, और इसके अलावे कुछ जोड़ेंगे तो दाएं तरफ जाएगा। और यहां से लेकर पूरा अनंत तक कैसा संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो कहीं भी दाएं तरफ उधर जाएंगे तो हमें जो संख्या मिलेगा वो पूर्ण संख्या होगा। ठीक, तो योग के केस में पूर्ण संख्या समृद्धि नियम का पालन करेगी। अब व्यकलन, जैसे कि 3 लेते हैं और इसमें 5 घटाते हैं, 1 2 3 4 5, हम कहां पर पहुंचे? -2। -2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, यह पूर्णांक है। तो कोई भी संख्या में उससे बड़ी संख्या अगर घटा दें तो हम शून्य से बाएं तरफ चले जाएंगे, और शून्य से बाएं तरफ जाने पर हम पूर्णांक संख्याओं के क्षेत्र में चले जाएंगे, जो कि पूर्ण संख्या का क्षेत्र नहीं है। और दो पूर्ण संख्या में व्यकलन का संक्रिया करने पर हमें पूर्णांक मिल जा रहा है। तो क्या व्यकलन के मामले में पूर्ण संख्या समृद्धि नियम का पालन कर रही है? नहीं कर रही है। एक भी परिस्थिति में अगर नियम का पालन नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे वो नियम का पालन नहीं हो रहा है। और यहाँ तो कई सारी परिस्थिति मिल गई। जब बड़ी संख्या घटाएंगे छोटी संख्या में, 5 बड़ी संख्या है, 3 छोटी संख्या है, 3 में 5 घटा दे रहे हैं, तब तक हम लोग पूर्णांक की तरफ चले जाएंगे, और तब तक व्यकलन जो है समृद्धि नियम का पालन नहीं करेगा। स्पष्ट है? गुना में क्या होगा? जैसे कि आप 2 लेते हैं और उसमें 0 गुना करते हैं। 0 गुना करते हैं मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 2 को 0 गुना मतलब कुछ नहीं से गुना करना है, मतलब 1 से भी गुना नहीं करना है। 1 से गुना करते तो आप 2 ही रह जाता। 0 कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, सब कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो कुछ भी नहीं रह, 0 पे पहुंचेगा तो 0 भी तो एक पूर्ण संख्या ही है। तो गुना के मामले में पूर्ण संख्या समृद्धि नियम का पालन कर रही है। इसके अलावे 0 के अलावे अगर कोई और संख्या से आप गुना करते हैं तो दाएं तरफ कहीं और चला जाएगा। 2 संख्याओं को गुना करेंगे, दाएं तरफ कहीं और चला जाएगा और एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। और जैसा कि हम लोग थोड़ा देर पहले ही चर्चा किए हैं, गुना क्या है? एक प्रकार का जोड़ ही है, योग है। तो अगर जोड़ के मामले में, योग के मामले में नियम का पालन हो रहा है तो गुना के मामले में भी होगा। अब भाग देखते हैं। जैसे कि 1 है, उसको 5 से भाग दिए, मतलब क्या हुआ? ये जो दूरी है इसको हम 5 बराबर टुकड़ों में तोड़ दें तो पहला वाला जो होगा दूरी वो 1/5 होगा। 1/5 कहाँ आया? 0 और 1 के बीच में कहीं पर आया। ठीक, और 0 जो है वो पूर्ण संख्या है। उसके बाद दूसरा पूर्ण संख्या 0 के बाद कौन सा है? 1 है। उसके बीच का कोई संख्या हमको मिलता है तो पूर्ण संख्या नहीं होता है, वो परिमेय संख्या होता है। तो 2 पूर्ण संख्या में हम भाग का संक्रिया किए तो हमें एक परिमेय संख्या मिल जा रहा है। तो ये भाग के संक्रिया के लिए समृद्धि नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब पूर्णांक, योग में देखते हैं। जैसे कि हम -5 ऋणात्मक संख्या के पास हैं और वहां उस पे हम 2 जोड़ रहे हैं, मतलब 2 एक धनात्मक संख्या जोड़ रहे हैं। तो हम किस तरफ जाएंगे? हम दाएं तरफ बढ़ेंगे। कितना बढ़ेंगे? 2 यूनिट बढ़ेंगे। तो कहां पर पहुंचेंगे?
-3 के पास पहुंचेंगे, ये -3 के पास पहुंचेंगे, ठीक। तो -5 + 2 बराबर -3। तो -3 के पास भी पहुंचे तो ये कैसा संख्या है? पूर्णांक है। तो दो पूर्णांक को आपस में जोड़ें, चाहे वो पूर्णांक शून्य के दाएं तरफ हो चाहे बाएं तरफ हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, दोनों को जोड़ने के बाद जो जोड़ का जो संक्रिया है वो करने के बाद जो नया संख्या परिणाम के तौर में मिलेगा वो भी एक पूर्णांक ही होगा। तो जोड़ के मामले में जो पूर्णांक है वो समृद्धि नियम का पालन कर रही है। अब घटाव देखते हैं, यानी कि व्यकलन। तो अगर आप लेते हैं -1 और उसमें और घटा देते हैं 4, पहले से ऋणात्मक है और 4 घटा दिए तो क्या हो जाएगा? 4 कदम और पीछे चले जाएंगे, कहां पर पहुंचे? -5 पे पहुंचे। तो -5 भी तो पूर्णांक ही है। अगर आप जोड़ेंगे तो इधर जाएंगे, चाहे आप इधर जाएं चाहे आप उधर जाएं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है पूर्णांक का है। तो दो पूर्णांक को अगर आपस में घटा भी देंगे तो आपको जो नया संख्या मिलेगा वो भी पूर्णांक ही होगा। तो घटाव के मामले में पूर्णांक संख्या समृद्धि नियम का पालन करेगी। अब गुना, कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 3 ले लिए, इसको 2 से गुना कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ? 3 2 बार, एक बार 2 बार, कहां पहुंचा? 6 पर। तो इधर पहुंचे चाहे उधर पहुंचे, -2 से गुना करते तो मान लीजिए यहां -6 पे पहुंच जाता। तो इधर पहुंचे या उधर पहुंचे, पूर्णांक ही मिलेगा। तो गुना के मामले में पूर्णांक संख्या समृद्धि नियम का पालन कर रही है। योग के मामले में कर रही है तो गुना में करेगी ही, कुछ सोचना नहीं है इसमें। अब भाग आता है, जैसे कि 3 है, इसको भाग दिए -4 से, तो क्या मिला? -3/4। इसका मतलब क्या हुआ? 0 और 1 के बीच का दूरी को हम 4 बराबर पार्ट में तोड़ दिए, ठीक। तो पहला जो हुआ ये -1/4 हो गया, दूसरा -2/4 हो गया, तीसरा -3/4 हो गया, चौथा -4/4, यानी कि -1। यही हुआ मतलब। तो ये अगर हमको मिलता है संख्या इन दोनों के बीच में कहीं पर भी, तो वो संख्या पूर्णांक होगा? नहीं होगा। 0 के बाद बाएं तरफ जाने पर जो पहला संख्या पूर्णांक है वो -1 है, उसके बीच का कोई संख्या पूर्णांक नहीं है, उसके बीच का संख्या परिमेय संख्या है। तो दो पूर्णांक पर हम संक्रिया किए भाग का, और हमको मिला क्या? क्या मिला हमको? परिमेय संख्या मिल गया, जो कि उसके क्षेत्र का नहीं है। तो हम लोग पूर्णांक संख्या जो है वो समृद्धि नियम का पालन नहीं कर रही है भाग के केस में। स्पष्ट है? अब परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ेंगे, जैसे -2/5, -2/5 यहां पर होगा कहीं, इसको 5 पार्ट में तोड़ दीजिए तो दूसरा पार्ट जो होगा -2/5, 3/5 आपका यहां पर होगा, इसको 5 पार्ट में तोड़ दिए तो तीसरा पार्ट जो होगा वो 3/5 होगा। इन दोनों को जोड़ भी दीजिएगा तो यहीं कहीं इस पूरे लाइन पर कहीं भी p/q के फॉर्म में मिलेगा तो परिमेय संख्या ही तो होगा। अच्छा, एक बात, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में भाग के मामले में एक बात पीछे छूट गया। अगर संख्या 0 होता है और उससे भाग देने का बात आता है कोई संख्या p को,
तो वहां पर समृद्ध नियम का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो बाद में गया। पहला बात तो पी बाय जीरो जो है परिभाषित ही नहीं रह जाएगा। तो वैसा केस में तो कोई दूसरा संख्या आपको संक्रिया करने पर भी नहीं मिलेगा। जैसे कि हो रहा था कि दो पूर्ण संख्या को या दो पूर्णांक को आपस में भाग का संक्रिया कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो जा रहा है कि परिमेय संख्या मिल रहा है, लेकिन जीरो का केस आ जाएगा। कोई एक संख्या जीरो रहेगा तो भाग देने पर जो तीसरा संख्या मिलेगा वो परिभाषित ही नहीं है, तो जीरो वाला मामला आ जाएगा। तो कोई संख्या मिलेगा ही नहीं आपको, वो उसका परिभाषा ही नहीं दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब -2/5 यहां पर कहीं हुआ, 3/5 यहां पर नहीं, 0 और -1 के बीच में -2/5 हुआ, यहां पर 3/5 हुआ। यहां पर 3/5 हुआ। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन्हीं के बीच का, इन दोनों के बीच का कोई संख्या प्राप्त होगा। इन दोनों के बीच का ही कह रहे हैं, इधर उधर कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि 3/5 है, उसमें -2/5 आप घटाएंगे तो थोड़ा सा 3/5 से उधर बाएं तरफ जाएंगे। ठीक, तो अगर ये -3/5 रहता और 3/5 दोनों रहता तब दोनों जुड़ के 0 के पास पहुंचता। ठीक, लेकिन दोनों बराबर नहीं तो इन दोनों के बीच का कहीं रहेगा। तो जहां भी रहे इसका मान से हमको उतना मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि किस प्रकार का संख्या हमको मिलेगा। वो संख्या जो मिलेगा वो इसी के बीच का मिलेगा, और इस लाइन पर कोई भी दूसरा संख्या p बाय q के फॉर्म में हमको मिले जहाँ q 0 के बराबर ना हो, तो वो संख्या परिमेय संख्या होगा। तो हम दो परिमेय संख्या पर जोड़ का संक्रिया किए तो तीसरा परिमेय संख्या हमको जो मिला वो परिमेय संख्या ही हुआ। इसलिए परिमेय संख्या जो है योग के मामले में समृद्ध नियम का पालन कर रही है। और कोई भी संख्या हम ले लें, कहीं भी ले लें, इसको जोड़ दीजिए, आप इसमें जोड़ दीजिए, इसको जो यहाँ का संख्या को इसमें जोड़ दिया, वो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं, इसी लाइन पर ही कहीं ना कहीं उसका मान मिलेगा और वो परिमेय संख्या होगा। दो संख्या में संक्रिया किए तो इस लाइन पर कहीं भी कोई संख्या मिला तो परिमेय संख्या ही है। तो योग के मामले में परिमेय संख्या समृद्ध नियम का पालन करेगी। अब व्यकलन, व्यकलन में भी क्या होगा, आप दो संख्या लेंगे, यहां पर ले लिए एक संख्या, दूसरा संख्या यही ले लिए, घटा दिए, फिर आपको कहीं इसी संख्या रेखा में वो मिलेगा, जोड़ दिए, तो फिर से वही बात हो गया कि इस संख्या रेखा पे कहीं भी दूसरा संख्या मिला तो आपका वो समृद्ध नियम का पालन कर रहा है। तो व्यकलन के मामले में भी परिमेय संख्या समृद्ध नियम का पालन करेगी। गुना, गुना में भी वही बात है, यहाँ कोई संख्या लिए, उसको आपस में दूसरा कोई और संख्या से गुना किए और फिर तीसरा संख्या मिल गया, वो भी p बाय q के फॉर्म में कहीं और मिल गया, चाहे इधर मिला चाहे इधर मिला, इस लाइन पे चाहे जहां भी मिला, वो परिमेय संख्या ही तो है। तो गुना के मामले में भी परिमेय संख्या समृद्ध नियम का पालन कर रही है। तो जोड़ घटाओ गुना तीनों में कर रही है, और जोड़ में कर रही तो गुना में करेगा, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आता है भाग। जैसे भाग 1/2 है और उसको आप भाग दिए 6/4 से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/2, और इसको आप ऐसे कर सकते हैं 6/4, और इसको फिर आप कैसे लिखेंगे 1/2 गुना 4/6, तो एक तरह से गुना ही तो हो गया। तो जो आपका
जो आपका ये है भाग, वो परिमेय संख्या के मामले में गुना ही हो जा रहा है। तो क्या ऐसा है कि भाग के मामले में भी परिमेय संख्या समृद्धि नियम का पालन करेगी? सोचिए जरा, लग रहा होगा कि हाँ करेगा, क्योंकि कोई भी चीज से भाग देंगे तो वो ऊपर ऐसे चला जाएगा और फिर गुना होगा तो एक नया परिमेय संख्या मिलेगा। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हैं, याद कीजिए। अगर 1/2 भागे 0 होता तब क्या करते? तब इसको क्या लिखते? 1/2 गुना 1/0 और नीचे 0 परिभाषित ही नहीं है। अब 0 से किसी चीज को भाग ही नहीं दे सकते। जब भाग नहीं दे सकते, उसका परिभाषा ही नहीं है, तो आप क्या गुना कीजिएगा, क्या भाग कीजिएगा और क्या नया संख्या पता कीजिएगा? तो इस मामले में परिमेय संख्या जो है सिर्फ एक परिस्थिति है जब वो समृद्धि नियम का पालन नहीं करती है, और वो है भाग में, और वो भी तब जब p/q के फॉर्म में q 0 के बराबर हो जाएगा। तब अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तब समृद्धि नियम का पालन नहीं करेगी। इनफैक्ट तब वो परिभाषित ही नहीं रह जाएगा वैसा परिस्थिति। हाँ, गुना में ये लफड़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गुना आप कर सकते हैं 0 से ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1/3 गुना 0 रहता तो वो तो आप कर सकते नहीं, ये शून्य हो जाएगा। लेकिन भाग होता तो वो हर में चला जाता भाग, तो वो नहीं कर सकते। इसलिए एक परिस्थिति है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो परिमेय संख्या जोड़ घटाव गुना भाग हर परिस्थिति में समृद्धि नियम का पालन कर रही है। सिर्फ एक परिस्थिति में समृद्धि नियम का परिमेय संख्या पालन नहीं कर रही है, और वो परिस्थिति है कि जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं और वो भाग देने वाला संख्या शून्य हो, तब उस परिस्थिति में समृद्धि नियम का पालन नहीं करेगी। बाकी हर परिस्थिति में समृद्धि नियम का पालन करेगी, और उस परिस्थिति में पालन करने वाला कोई बात रह ही नहीं जाता है। वैसा परिस्थिति में तो परिभाषा ही नहीं रह जाएगा भाग का। हम क्या भाग करें और क्या ये बोलें कि समृद्धि नियम का पालन करेगी नहीं करेगी। अब एक सारांश के तौर पे आज की कक्षा में जितना हम लोग पढ़े, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृत संख्या जो है वो दो प्राकृत संख्या को हम जोड़ेंगे तो तीसरा प्राकृत संख्या ही मिलेगा। घटाएंगे तो हो सकता है प्राकृत संख्या न मिले, गुना करेंगे तो प्राकृत संख्या मिलेगा, भाग देंगे तब समृद्धि नियम का पालन नहीं होगा। स्पष्ट है? इसी चीज को तालिका के रूप में यहां पर लिखा गया है। पूर्ण संख्या में जोड़ने कर रहा है, व्यकलन में नहीं कर रहा है, गुणन में कर रहा है, भाग में नहीं कर रहा है, और W कभी शून्य नहीं होना चाहिए। पूर्णांक में जोड़ में भी करेगा, व्यकलन में भी करेगा, गुणा में भी करेगा, भाग में नहीं करेगा। परिमेय संख्या जोड़ में भी करेगा, गुणा व्यकलन में भी करेगा, गुणा में भी करेगा, और भाग में सिर्फ जब Q p/q में हर जब Q 0 होगा तब नहीं करेगा। तो ये तालिका से आप पूरा समृद्धि नियम का एक रिवीजन कर सकते हैं और स्मरण रख सकते हैं सारी बातों को। और अगली कक्षा के लिए कुछ अभ्यास कार्य
कुछ और संख्या हम यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। इन संख्याओं को आप अपने नोटबुक में संख्या रेखा पर दर्शाएं और समझें कि योग के मामले में प्राकृतिक संख्या समृद्धियों का पालन कर रही है, नहीं कर रही है, व्यकलन के मामले में कर रही है, नहीं कर रही है, और उसको हल करें जैसे आज की कक्षा में किया गया। अभ्यास करेंगे तभी सीखेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो जैसे ये संख्या रेखा है 14 + 7 = 21, तो इस तरह से आप ले लीजिएगा 1 2 3, यहाँ पर 14 है, इसमें आप 7 जोड़ रहे हैं, मतलब 7 दूरी ऐसे आगे बढ़ेंगे तो आप 21 पर गए। तो आप इस तरह से समझिएगा कि 14 पर हैं हम लोग, वहां पर से 7 यूनिट आगे बढ़े तो जो नया संख्या मिला वो दाएं तरफ ही है, और दाएं तरफ की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो ये समृद्धि नियम का पालन करेगी। ये एक हम दोबारा हल कर दिए, ये आपको हल करना है, और यह हल करने के बाद ही अगले कक्षा का आप पढ़ाई करें, क्योंकि यह कड़ी की तरह है। पिछली कक्षा आप समझे रहेंगे तभी आपको अगली कक्षा समझ में आएगा। तो ये तालिका के परिणाम के अनुसार आप यहाँ पर इसको भरें कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, इन संख्याओं में संक्रिया करने के उपरांत योग में, व्यकलन में, गुणन में, भाग में समृद्धि नियम का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। हाँ नहीं से आप ये पूरा संक्रिया करने के उपरांत ये भरें। अगली कक्षा में हम लोग एक नए टॉपिक पर पढ़ाई करेंगे जो कि क्रम विनियमितता है। यह भी समृद्धि नियम की तरह ही बहुत ही रोचक विषय है, और अगली कक्षा में आने से पहले आप अपनी पुस्तक से क्रम विनियमितता के बारे में अच्छी तरह अध्ययन करके आएं। धन्यवाद। आज के लिए ही इतना ही। आप अपना अभ्यास पूरा करें और फिर अगले कक्षा में आप लोग आगे की चीज़ों को सीखेंगे।